नावल नेम लगी तुझसे मन की लगन। मुकम्मल नावल। ओफो, आज तो बहुत थक गई हूँ। इस ड्यूटी ने आज तो मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया है। वो वार्ड से निकलकर डॉक्टर्स रूम में आई और ठह जाने वाले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। उसने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। अब घर को निकलना चाहिए। अम्मी परेशान हो रही होंगी। उसने खुद से खुद कलामी की और अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए उठी। उसने अपना कोट दुरुस्त किया, चादर सर पर ओढ़ी, अपना पर्स उठाकर उसमें मोबाइल डाला और कंधे से लटका कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने अपनी ड्यूटी खत्म होने के दस्तखत कर दिए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई अस्पताल से बाहर निकलने ही लगी थी कि तभी उसने एक अजीब सा मंजर देखा। डॉक्टर शहरयार की गाड़ी अस्पताल के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी और वो अपने असिस्टेंट के साथ अस्पताल के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ गए। ये क्या हो रहा है? वो एकदम से ठहर सी गई। मुझे देखना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि डॉक्टर शहरयार की ड्यूटी तो सुबह 11 बजे खत्म हो जाती है। तो फिर वो इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उसने आसपास देखा और फिर बाहर जाने के बजाय अस्पताल के पुराने हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां खामोशी और सन्नाटे का गहरा राज था। बीबी साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? चौकीदार ने उसे जाते देखा तो फौरन उसे रोक कर पूछा। मुझे डॉक्टर शहरयार से कुछ अहम मामला डिस्कस करना थे। सुबह कर ना सकी, आज अभी उनको देखा है तो कर लेती हूँ। चौकीदार एकदम से घबरा गया। नहीं, आप अभी नहीं जा सकती, आप इंतजार कीजिए। सर ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन? उसका माथा ठनका। जहां तक उसे याद था कि अस्पताल के इस हिस्से में तो कोई ऑपरेशन थिएटर था ही नहीं, तो फिर सर ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? उसने अपनी घबराहट छुपाई, चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। ठीक है, मैं अंदरूनी हिस्से में बने वेटिंग रूम में इंतज़ार कर लेती हूँ। चौकीदार ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन चूंकि वो भी एक डॉक्टर थी इसलिए उसे कुछ न कह सका। जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहिबा। एजल ने होठों को बामुश्किल मुस्कुराहट में डाला और चौकीदार के रोकने के बावजूद अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर एक अजीब सी बू ने उसका इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि उसका सर दर्द होने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर मजीद ऊपरी मंजिल पर जाने के बजाय वहां बनी राहदारी की तरफ चली आई, जहां गहरे सन्नाटे और वीरानी का राज था। वो दबे कदमों चलती हुई सामने मौजूद कमरे को देखने लगी, जिसके दरवाजे पर लगी गर्द ने यह सबूत दिया था कि इस दरवाजे को कभी खोला ही नहीं गया है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? उसकी छठी हिस्स अलर्ट हुई। उसने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। राहदारी सुनसान और वीरान पड़ी थी। एकदम से उसके दिल में खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने खौफ को भी पीछे धकेलते हुए गहरा सांस भरा और दरवाज़ा खोला तो वो खुलता ही चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर पुराना कांच का बाट मौजूद था और एक बड़ा सा शेल्फ था जिस पर बहुत सी फाइलें रखी हुई थीं। सारी फाइल्स यहाँ क्या कर रही हैं? वो बेतहाशा खांसने लगी। धूल मट्टी की वजह से उसका सांस कट रहा था। उसने अपना दुपट्टा अपने नाक पर रखा और अपने हाथों से मट्टी हटाकर उन फाइलों को अलट पलट करके देखने लगी, लेकिन उसे कोई काबिल जिक्र फाइल ना मिली। इससे पहले कि वो बाहर जाती उसकी नज़र मेज पर रखी एक नई नकोर फाइल पर पड़ी। आंखें हैरत से फैल गईं। इस पुराने काठ कबाड़ में ये नई फाइल कहाँ से आई? वो मेज की तरफ आई, जहाँ रखी कुर्सी को देखकर लगता था कि अभी अभी कोई यहाँ से उठ कर गया है। उसे हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन उसने आगे बढ़कर वो फाइल उठाई और जैसे ही खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बड़े बड़े झली हरूफों में पेशेंट नसीमा लिखा हुआ था और उसकी सारी असली रिपोर्ट्स मौजूद थीं। उसने कपकपाते हुए हाथों से फाइल को अलट पलट कर देखा। उसका दिल बेहद जोर से धड़क कर अपने सीने में ही सिमट गया। उसे लगा कि जैसे सब कुछ मलियामेट हो गया है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। काश ये सब झूठ हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं बैठकर अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे उसने वो फाइल मोड़ चरोड़ कर अपने पर्स में डाली। इससे पहले कि वो बाहर निकलती दरवाज़ा एक क्लिक की आवाज़ के साथ खुला और खुलता ही चला गया। उसे मौका ही ना मिला कि वो छुप सके। कमरे में वैसे भी छुपने की कोई काबिल जिक्र जगह भी ना थी। वो 2 कदम पीछे हटी। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर उसका सांस सीने में ही अटक गया और उसके होंठ कपकपाने लगे। उसका पूरा वजूद जलजिलों की जिद में था। सामने डॉक्टर शहरयार मौजूद थे।
सफ़ेद होते हुए घने बाल सलीके से जमे हुए थे और पेशानी पर मौजूद लकीरें उनकी सख्ती की गवाही दे रही थीं। बारीक फ्रेम की चमकती हुई ऐनक के पीछे उनकी ठंडी और बेरहम आंखें एजल के चेहरे पर जम गईं। सफेद ओवरकोट के नीचे नीले सर्जिकल कपड़े झलक दे रहे थे। तो मेरा शक सही निकला डॉक्टर एजल। आपको बहुत ज्यादा आदत है पराई लड़ाई में अपनी टांग अड़ाने की। डॉक्टर शहरियार, जो कि इस अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर थे, अपने कोट को दुरुस्त करते हुए अंदर दाखिल हुए तो एजल ने अपना सांस बहाल करने की कोशिश की। जी जी सर। उसने वह मुश्किल मुस्कुराते हुए उनकी बात को समझने की कोशिश की। मैं तो यहाँ एक फाइल ढूंढने। खामोश। हम मजीद एक लफ्ज़ भी मत कहना। उन्होंने आगे आकर अपने पाँव को पीछे उछाल कर दरवाज़ा जोरदार अंदाज में बंद किया तो एजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बाहर जाने दें। डॉक्टर शहरियार ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा और चंद कदम आगे आए तो वो दीवार से जा लगी। उन्होंने एक झटके से उसके कंधे पर लटका पर्स खींचा और उसमें से फाइल निकाली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सरगर्मियों से वाकिफ नहीं हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पिछले 2-3 दिनों से मेरे पीछे लगी हुई हो। एजल की आंखें पानियों से भरने लगीं। उसे लगा था कि वो ये राज सबके हवाले करेगी, लेकिन अब तो डॉक्टर शहरियार जैसे उसकी जान लेने पर तुले हुए थे। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम एक ऐसी लड़की हो जो सबक सीखे बगैर चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने खबासत से मुस्कुराते हुए उसके गले में पड़े दुपट्टे को खींचना चाहा तो एजल के मुंह से एक जोरदार चीख बुलंद हुई, जिसे डॉक्टर शहरियार ने मुंह पर हाथ रखकर जोरदार अंदाज में दबा दिया। खबरदार! वो उसके बेहद करीब थे। एज़ल की खौफ से भरपूर आंखें पानी बरसाने लगीं। अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो मुंह बंद रखना, और अगर तुमने कुछ भी कहने की या करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। समझी तुम? उन्होंने उसके गले पर हाथ रखकर दबाने की कोशिश की तो एज़ल ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर भरपूर मजामत करते हुए पीछे धक्का दिया। वो इस कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाब हुई। डॉक्टर साहब जैसे ही झटका खाकर पीछे हटे तो वो फौरन से आगे बढ़ी। उसने दरवाजे की कुंडी खोली। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। उसने अपना दुपट्टा खींचा जो डॉक्टर शहरियार के हाथ में था और तकरीबन दौड़ते हुए अस्पताल की खामोश वीरान और तारीक राहदारी में भागने लगी। भागने से पुराने हिस्से का सारा सन्नाटा जैसे टूटता चला गया। पकड़ो इसे। डॉक्टर शहरियार की आवाज़ पर उसकी आंखों के सामने खौफ के गहरे साए नाचने लगे। एजल, ये तुमने क्या कर दिया? वो अपने आप को कोसने लगी और उसने सीधा बाहर जाने के बजाय अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो दौड़ते हुए राहदारी के दाएं तरफ वाली गली में मुड़ गई, जहां से सीधा अस्पताल का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। दौड़ते दौड़ते उसके पाँव शल हो गए। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसका रास्ता धुंधला दिया। वो 2 बार ठोकर खा कर गिरी थी। अस्पताल की हद से काफ़ी दूर आने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। बिलक बिलक कर रोते हुए वो एक गली में चली आई और वहीं दीवार से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुझे आपको बेनकाब करना होगा। मैं आपका राज जान गई हूँ, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। उसने अपने चेहरे पर आए ठंडे पसीने को साफ किया और अपना मोबाइल निकाल कर फ़ोन मिलाने लगी। तभी सामने से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया, टैक्सी को इशारा किया और घर का एड्रेस नाम हमवार सांसों के दरमियान बताते हुए वो उस टैक्सी में बैठ गई। आंखें बंद करके उसने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की। भैया, ज़रा तेज़ चलाएं। रोते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर को हदायत की। एक बार फिर से फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद हो चुका था। थक हार कर उसने टैक्सी की सीट से अपना सर टिका दिया और दिल ही दिल में अपने घर आफियत से घर पहुंच जाने की दुआ मांगी। 1 महीना पहले वो खामोशी से घर से तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकला। उसने अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर एक नज़र डाली और गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर एक लम्हे के लिए ठटक सा गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हर दर्जा बदमज़ा सा हुआ। उसके माथे पर शिकन आलूद लकीरें उभरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसकी बेसारी बेजारी को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहने लगी। जावियान ने एक गहरा सांस भरकर अपना गुस्सा काबू में रखा। वालेकुम, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सवाल अभी तक वही है। अरे अरे, बताती हूँ, सांस तो ले लें डॉक्टर साहब।
دراصل بات یہ ہے کہ اب میں روز آپ کے ساتھ ہسپتال جایا کروں گی۔ زاویان نے گاڑی سٹارٹ کی اور خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ کوئی تفریح گاہ ہے جہاں تم روز میرے ساتھ جایا کرو گی؟ اس نے غصے میں اسے دیکھ کر سامنے کی طرف نظریں چمائیں۔ نہیں، نہیں، میں نے وہاں جاب کر لی ہے، آپ کے ہسپتال میں۔ میں نے آج سے ہاؤس جاب شروع کرنی ہے۔ یہ سن کر زاویان نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ واٹ؟ تمہیں پورے شہر میں کوئی اور ہسپتال نہیں ملا تھا؟ تمہیں میرے سر پر ہی مسلط ہونا تھا۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا تو ایزل کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ آخر میں نے آپ کے ہسپتال کی تعریف ہی اتنی سنی تھی، سوچا کیوں نہ کریئر کا آغاز بھی وہیں سے کروں۔ بہت مشہور ہے نا کہ آپ بہت سخت ڈاکٹر ہیں۔ میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب صرف آپ نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ آپ واقعی میں سخت ہیں۔ زاویان کے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات ابھرے اور اس نے گہری جانچتی ہوئی نگاہوں سے ایزل کی طرف دیکھا۔ اپنا یہ بچپنا تم گھر چھوڑ کر آنا سمجھی تم؟ وہ ہسپتال ہے، کوئی میلہ نہیں جہاں تم یہ دیکھنے آؤ کہ میں سخت ہوں یا نہیں۔ نکل آؤ اپنے بچپنے سے، کام آن۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کر کلچ دباتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ایزل ایک لمحے کے لیے تھک سی رہ گئی۔ ڈونٹ وری ڈاکٹر، میں وہاں کا ماحول ہلکا پھلکا رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ زاویان نے زور سے چلاتے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ شٹ اپ! تم کیا سمجھتی ہو ہسپتال کی جاب کا پہلا دن تمہارے کالج کے پہلے دن کی طرح ہے جہاں کا ماحول تم ہلکا پھلکا رکھو گی؟ یاد رکھو وہاں ذمہ دار لوگوں کی جگہ ہے، تم جیسی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ لڑکی کی نہیں۔ تمہیں تو ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کس بنیاد پر تمہیں میڈیکل کالج والوں نے داخلہ دے دیا۔ اس قدر غیر سنجیدگی کی اس شعبے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو سدھار لو۔ ایزل کی آنکھیں ایک لمحے میں پانیوں سے بھرنے لگی۔ اس نے رخ موڑ کر کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا تاکہ وہ اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں، بلکہ جھپک جھپک کر اس نے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا۔ وہ اس بات سے انجان ایک بار پھر سے اس کے دل کو کرچی کرچی کر گیا جب اس نے اسے پکار کر کہا کہ آئندہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں بنوں گا، بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کوئی انتظام کر لو۔ میں خود ایک بزی شیڈول کے تحت زندگی گزار رہا ہوں۔ اب اپنی امی سے سفارش کروانے کے بجائے اگر تھوڑا ہاتھ پاؤں چلا لیتی اور عقل کو استعمال کر لیتی تو ایک وین رکھوا لیتی۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، سمجھی تم؟ شدید غصے میں کہتے ہوئے اس نے فائل زور سے پٹکی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ٹھیک ہے، ایزل نے اپنے نم لہجے کو بمشکل نارمل کرتے ہوئے کہا اور دوسری طرف رخ پھیر کر دیکھنے لگی۔ ہٹلر نہ ہو تو ایک لفٹ کیا دے دی، اتنی باتیں سنا دی، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اسے برے برے القاب سے نوازنے لگی اور وہ پرسکون ہو کر گاڑی چلاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے آگے رکی تو ایزل نے ایک قہر آلود نگاہ ڈاکٹر زاویان پر ڈالی۔ وہ اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور زوردار انداز میں بند کیا کہ زاویان اچھل پڑا۔ بدتمیز نہ ہو تو تھینک یو بھی نہیں بولا اور یہ جا وہ جا۔ وہ غصے سے سر چھٹک کر گاڑی سے باہر نکلا تو ایزل کو بھاگتے ہوئے اندر کی طرف جاتے دیکھا۔ چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے اس لڑکی میں، اف اللہ! وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ایزل دوڑ کر ڈیوٹی اسکریننگ روم کی طرف جانے لگی تو اس کی ٹکر سامنے سے آتے سر عمران سے بری طرح ہو گئی۔ او آئی ایم سو سوری ڈاکٹر، میں بہت جلدی میں تھی۔ ڈاکٹر عمران نے اپنا سر سہلایا جو ایزل کے ساتھ ٹکرانے کے بعد دن میں تارے دکھا رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ جونیئر ہیں کیا؟ انہوں نے اپنی فائل اٹھائی اور ایزل سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی جی سر، جونیئر ہوں، لیٹ ہو گیا ہے، لگ رہا ہے جس قدر دھماکے دار انٹری ہے نا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تو ایزل نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ سر، آپ ڈاکٹر ہو کر اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کو تو مضبوط ہونا چاہیے نا، اور میں تو ایک تھان پان سی لڑکی ہوں، کہاں آپ کو چوٹ پہنچا سکتی ہوں؟ یہ سن کر ڈاکٹر عمران دل کھول کر ہنسے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا جو بھی نام ہے، ہم ڈاکٹر بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے الگ سے کوئی لوہے تھوڑی فٹ کر رکھے ہیں جو درد تک نہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ایک یہ ہے سینئر ڈاکٹر، ڈاکٹر عمران، اور ایک وہ ہیں ڈاکٹر زاویان۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے،
सड़ू आलू कहीं का, पहली बार लिफ्ट देकर इतनी बातें सुना दी। उसका दिल एक बार फिर से दुख से भरने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। उसे पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसकी क्लास फेलो नताशा थी। ताशा, तुम यहाँ? एजल दौड़कर उसके गले लग गई। जावियान ने अंदर दाखिल होते ये मंजर देखा और उसे घूर कर अंदर की तरफ बढ़ गया। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम, तुमने तो राब्ता ही खत्म कर लिया। नताशा उसका हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर्स रूम में ले आई और फिर कॉफ़ी बनाने लगी। एक कप मुझे भी बना दो यार, बहुत सर दर्द कर रहा है। ड्यूटी का पहला दिन और तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। नताशा ने झटपट कॉफ़ी बनाकर उसके आगे रखी। वो घूंट घूंट करके पीने लगी। क्या करूं, उस सड़े हुए आलू से मेरा टोकरा हो गया। नताशा ने उसकी ये बात सुनी तो कहका लगाकर हंस पड़ी। तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। एक तो कज़न है और दूसरा तुम्हारे सीनियर डॉक्टर। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। ओ हेलो, मैं दीवानी नहीं हूँ। वही हैं दीवाने पागल मस्ताने। वो और भी बहुत कुछ कहती कि उसकी स्मार्ट वॉच से आती आवाज़ से उसे साकित कर दिया। डॉक्टर एजल, प्लीज रिपोर्ट टू ड्यूटी स्टिंग रूम। बार बार ये आवाज़ सुनकर नताशा की आंखें उबल पड़ी। वहीं इजल ने भी साकत होती निगाहों से उसे देखा। मारे गए, आज तो मारे गए। बातों बातों में पता ही ना चला, पूरे 20 मिनट हो गए हैं। आज तो वो इंसान मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। उसने जल्दी जल्दी गर्म कॉफी को अपने अंदर अंडेला, अपनी फाइल उठाई और तेजी से दौड़ते हुए स्टानिंग रूम में दाखिल हुई तो गिरते गिरते बची। उसने मेज का सहारा लिया। सैंडल उसके पाँव से निकल गई और जावियान के जूते के पास जाकर ठहर गई। नताशा ने बेइख्तियार अपनी हंसी रोकी। वहां मौजूद दूसरे जूनियर डॉक्टर्स ने भी होंठों को दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। डॉक्टर जावियान ने सीने पर बाजू लपेट कर इस हड़बड़ी सी इंट्री को देखा। सॉरी सर, पाँव फिसल गया। उन्होंने एजल की बात सुनी अनसुनी करते हुए चंद कदम आगे बढ़ाए और उसके जूते को एक जोरदार किक मारकर रूम के बाहर भेज दिया। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जूता पाँव में पहनकर और दूसरा नंगे पाँव लिए जमीन पर आड़ी तिरछी होकर खड़ी थी। उसे जोरों का रोना आने लगा। आप पूरे 20 मिनट लेट पहुंची हैं। 20 मिनट से आपको बार बार बुलाया जा रहा है। क्या आप कोई मिस वर्ड हैं या फिर आप लेडी डयाना की जाननशीन हैं जो आपके इंतजार में यहाँ दूसरों को भी लेट करवाया जाए? आवाज थी या बम का गोला जो एजल को अपने सीने के आर पार होता महसूस हुआ। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वॉट सॉरी? ये नॉनसेंस रवैया यहाँ नहीं चलेगा। इतनी गैर जिम्मेदार हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे कह रही थी कि मैं तमाम जूनियर डॉक्टर्स के लिए मिसाल बनूंगी और आप ऐसी मिसाल बनेंगी कि एक जूता पाँव में होगा और दूसरे का होश ही नहीं होगा। आप मरीजों को क्या देखेंगी फिर? वो गुस्से से धाड़े तो तमाम डॉक्टर्स की स्थिति गुम हो गई। सॉरी सर, उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ निकली। यहाँ बोर्ड पर सारी तफसीलात लिखी हुई हैं मिस एजल। आप सीनियर डॉक्टर डॉक्टर इमरान को असिस्ट करेंगी। यस सर। ये कहकर वो दस्तखत करके बाहर निकली तो उसका चेहरा ऐसे था जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। निताशा दूर से आती नजर आई और उसे देखते ही रुक गई। हाय, ये तो लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा बर्गर छीन लिया हो। बर्गर क्या यार, आज पहले ही दिन सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है तुम्हारे डॉक्टर जावियान ने। तो क्या हुआ, ये रोज का मामूल है। तुम्हें अब आदत डालनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आदत बन चुकी है। नताशा ने कहका लगाया। आदत? इजल ने आंखें निकाली। तुम चाहती हो मैं हर रोज उनके सामने डरपोक सी चूहिया बनी रहूं? नहीं मैडम, आज इजल भी प्लान बनाएगी। सुबह वाली डांट और अभी वाली बेइज्जती का बदला एक साथ लूंगी। उसकी आंखें चमकी। ओहो, बदले का प्लान, वो भी डॉक्टर जावियान से? तुम पागल हो, वैसे क्या प्लान है तुम्हारा? नताशा ने दिलचस्पी से पूछा। एजल ने इर्द गिर्द देखा और उसके कान के करीब सरगोशी नमा अंदाज में प्लान बताने लगी। नताशा ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। वल्ला एजल, तुम तो बिल्कुल पागल हो। लेकिन आइडिया तो कमाल का है। तुम उनका ब्लड प्रेशर हाई करवा दोगी। लेकिन खैर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत? नताशा हंस पड़ी। नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली और बाय कहते हुए सर इमरान के कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के खाने के बाद वो छत की सीढ़ियों पर आकर जावियान की आवाज़ सुनने लगी।
وہ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मीटिंग के हवाले से ही कर रहा था। मैंने सारी प्रेज़ेंटेशन तैयार कर ली है, बस कल का दिन अहम है। अब मैं सोने की तैयारी करूँगा, सुबह जल्दी उठना है और अस्पताल पहुँचना है। ओह! तो ये प्लान है। देखती हूँ आपकी कल की मीटिंग कैसे अच्छी जाती है, हिटलर कहीं के। ये कहकर वो दबे-दबे कदमों उसके कमरे की तरफ आई। कमरे में अंधेरा था। उसने स्विच पर हाथ मारकर लाइट चलाई तो सामने मेज़ पर लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन अलबत्ते बंद थी। बराबर में नोट्स रखे हुए थे और नोट्स के बिल्कुल साथ यूएसबी चमक रही थी। वो मुस्कुराते हुए शैतानी चमक लिए आगे बढ़ी, यूएसबी अपने हाथों में उठा ली और उसकी जगह एक दूसरी यूएसबी रख दी। तभी उसे छत की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से लाइट्स बंद की और कमरे से निकलकर तेज़ी से राहदारी की तरफ जाने लगी तो ज़ावियान ने उसे देखकर अपने कदम रोक लिए। वो भी उसे देखकर रुक गई। हाथ फ़ौरन पीछे कर लिए और सांस गले में अटक गया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ज़ावियान ने चौंक कर उससे पूछा। वो मैं उसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। आपके कमरे में नहीं गई, मैं तो दादो के कमरे से निकली हूँ। ये देखने कि रिफ़्फ़त ने पानी का जग रखा है या नहीं। उन्हें रात को प्यास लगती है ना? एज़ल ने पलकें झपकते हुए मासूम शक्ल बनाई। अच्छा? ज़ावियान ने हल्की सी गर्दन हिलाई और खामोशी से आगे बढ़ गया। एज़ल ने सकून का सांस लिया और दिल ही दिल में मुस्कुराई। बचत हो गई। अब सुबह मज़ा आएगा। मीटिंग रूम में सब जूनियर डॉक्टर्स अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। फिज़ा में संजीदगी थी क्योंकि डॉक्टर ज़ावियान खुद आज की प्रेजेंटेशन देने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ज़ावियान अंदर दाखिल हुए तो सब जूनियर डॉक्टर्स एहतरामन खड़े हो गए। चलें, फिर बगैर वक़्त के ज़या के प्रेजेंटेशन शुरू रखते हैं। डॉक्टर ज़ावियान प्रोजेक्टर के पास आए। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। डॉक्टर ज़ावियान की निगाहें ईज़ल को बहुत कुछ जताती हुई महसूस हुईं। वो डॉक्टर ज़ावियान के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसने पर्स गोद में रखा हुआ था, चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। चच चच अभी आपके साथ जो कुछ होगा ना, ये टॉपिक खुद आप पर हंसेगा डॉक्टर ज़ावियान। उसने गहरी नज़रों से उन्हें देखते हुए दिल ही दिल में कहा। ज़ावियान ने अपनी जेब से यूएसबी निकाली, सिस्टम में लगाई और स्लाइड शो ऑन कर दिया। सबकी नज़रें ज़ावियान की तरफ थीं। एज़ल ने आहिस्ता से पर्स खोला और सबकी नज़रें बचाकर यूएसबी वहाँ पास रखी फाइल के नीचे रख दी, जो ज़ावियान की तरफ मेज़ पर रखी थी। पहला स्लाइड आते ही कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। स्क्रीन पर ज़ावियान की बचपन की तस्वीर थी, जहाँ वो आधा नंगा सिर्फ निक्कर में मलबूस था। फिर स्लाइड चेंज हुई और अब स्क्रीन पर ज़ावियान की मौजूदा तस्वीर थी, लेकिन उस पर पिंक ब्लश का फ़िल्टर प्लस लिपस्टिक का गहरा रंग होंठों पर था। कमरे की खामोशी अब एक धमाकेदार कहका में बदल गई। डॉक्टर ज़ावियान अपनी जगह ठहर से गए। उनके चेहरे पर खजालत के आसार नुमायाँ थे। एक और स्लाइड बदली। इससे पहले कि डॉक्टर ज़ावियान सिस्टम को बंद करते, ज़ावियान की सेल्फी पर बड़े-बड़े होंठ लगे हुए थे, साथ ही खरगोश के कान भी। पूरे कमरे में हंसी का तूफान गूंज उठा। सर, लगता है आपने गलत टॉपिक चूज कर लिया है। ज़ावियान हैरत ज़दा रह गया। चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। डॉक्टर एज़ल ने अपने होंठ बीच कर मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश की थी। फिर तीसरी स्लाइड उभरी और अब की बार तो ज़ावियान का संजीदा चेहरा स्क्रीन पर उभरा, लेकिन उस पर बच्चों के फीडर का फ़िल्टर लगा हुआ था। डॉक्टर ज़ावियान, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। नया प्रेज़ेंटेशन स्टाइल है। आई लव दिस। ये एक सीनियर डॉक्टर की आवाज़ थी। डॉक्टर ज़ावियान ने फ़ौरन स्लाइड रोकी। चेहरा सुर्ख हो गया। ये किसने लगाई हैं ये तस्वीरें? सर, मुझे लगता है आपने अपनी पर्सनल यूएसबी लगा दी है प्रोफ़ेशनल के बजाय। एज़ल ने मज़नूई हैरत चेहरे पर सजाई और मेज़ की तरफ इशारा किया, जहाँ उसकी अपनी यूएसबी मौजूद थी। वो अपनी जगह ठहर सा गया। सब लोग हंस रहे थे। लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। नताशा ने उसी वक्त मैसेज टाइप करके उसे भेजा तो उसने पढ़कर अपने कॉलर खड़े किए और आंख मारकर मुस्कुरा दी। ज़ावियान ने गहरी सांस ली, प्रोजेक्टर बंद किया और गुस्से से एज़ल को घूरा। डॉक्टर एज़ल, मीटिंग ख़त्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आइएगा आप ज़रा। जी सर। उसने अपनी हंसी दबाई।
जावियान ने प्रेजेंटेशन मुखर कर दी और रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही जावियान ने रूम से बाहर कदम रखा, बाकी सब डॉक्टर एक बार फिर हंसने लगे। मिशन कामयाब। अब मौसूफ किसी को डांटने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे, खास तौर पर मुझे। उसने एक अदा से बाल पीछे किए और हील की टिक टिक करती हुई जावियान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। जावियान का चेहरा बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो रहा था। वो बेचैनी से इधर से उधर कमरे में टहलने लगा। मे आई कम इन सर? उसने मासूमियत से पूछा। जावियान ने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक सर्द तूफान था जो ईजल ने पहले कभी नहीं देखा था। यस, कम इन। गर्जदार आवाज में उसे अंदर बुलाया। दरवाज़ा बंद करो, हुक्म सादिर किया। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि एजल का गला खुश्क हो गया। एजल ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा बंद किया। जावियान मेज़ के गिर्द घूम कर उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया। एजल का सांस बंद होने लगा। ये क्या तमाशा लगाया था तुमने आज मीटिंग में? सर, मैंने कुछ नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। वो गुस्से से दौड़कर आगे हुआ तो इज्जत दीवार से जा लगी। मेरी सारी तस्वीरें तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती। बदकिस्मती से तुम मेरी फर्स्ट कज़न हो और ये हरकत मुझे 100% पता है कि तुम्हारी ही है। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। एजल का सांस रुक सा गया। ये अस्पताल है, सर्कस नहीं। मुझे जूनियर्स के सामने तमाशा बनाने के बाद तुम्हारी कौन सी हिस्स की तस्कीन हुई, बता दो आज तुम मुझे। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। एजल की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी सर। एजल ने कांपते हुए वजूद के साथ कहा। नो सॉरी, जावियान ने कड़कदार लहजे में कहा। उसने उसी वक्त फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। मिस एजल का डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए। वो तड़प कर सीधी हुई और उसके पास आई। जावियान प्लीज़, ऐसा ना करें, आई एम सॉरी। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। इनफ। तुम्हारे ये बचपने की हरकतें ख़त्म करो, वरना कल तुम्हें इस इदारे में खड़ा होने का हक नहीं दूंगा। ये लॉस्ट वार्निंग है, समझी तुम? वो मेज पर हाथ मारकर इस कदर जोर से गरजा कि वो पूरे वजूद के साथ हिलकर रह गई। सॉरी तुम्हारे रवैये को नहीं बदल सकती एजल। तुम्हें शायद समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं। जावियान ने गहरा सांस भरा और उसकी आंखों में झांका। कल से तुम्हारी ड्यूटी डबल कर दी गई है। दिन की ड्यूटी के बाद तुम इमरजेंसी वॉच में रात की 2 बजे तक रहोगी। शायद तब तुम्हें समझ आएगी कि ये जगह हंसी मजाक के लिए नहीं है। क्या? सर, कल मेरी बर्थडे। एजल की आंखें फैल गईं और जुमला अधूरा ही रह गया जब उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई बहस नहीं, अब जाओ यहाँ से। मुझे अपनी टीम में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सीनियर्स की इज्जत ना कर सकें। एजल ने अपने लब कांटे। आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए, लेकिन कुछ बोल ना सकी और खामोशी से बाहर निकल आई। बाहर आते ही वो डॉक्टर्स रूम में आई और दीवार से लग कर बैठ गई। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल में पहली बार जावियान का खौफ हावी हो गया और कल की डबल ड्यूटी का सोच कर ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तब उसे याद आया कि उसे आज भी डॉक्टर इमरान को असिस्ट करना था। उनके पास उनके कमरे में पहुंच गई। उनके साथ उसे बहुत से वार्ड्स के राउंड भी करने थे। क्या हुआ? तुम रो रही हो एजल? उन्होंने फाइल पर झुके झुके उसे एक नज़र देखते हुए कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे मुझे पता चल गया है कि जावियान की मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है और तुम उसकी कज़न हो ना, ज़रूर तुम पर गुस्सा निकाला होगा। ऐसा ही है ना? डॉक्टर इमरान ने अपने दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे रखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा भी ना सकी। इधर आओ, बैठो। इस मूड के साथ हम वार्ड का राउंड नहीं कर सकते। ना मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूंगा, ना तुम कुछ सीख पाओगी। डॉक्टर इमरान ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप वहां बैठ गई। उसने डांटा है ना? उन्होंने एक बार फिर उससे पूछा तो एजल ने हाँ में सर हिलाया और दोबारा से रोने लगी। मैंने बस एक छोटी सी शरारत की। जावियान से ये शरारत करने का कोई भी नहीं सोच सकता, खुद मैं भी नहीं। डॉक्टर इमरान ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा। तुम्हें लगा तुम कज़न हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम यहीं गलती पर थी। वैसे भी अस्पताल मजाक की जगह नहीं है। उन्होंने इंतहाई नरमी से उसे समझाया तो वो अपने लब काट कर रह गई। सर, आप भी तो हैं ना, नरमी से समझाते हैं, जूनियर से गलती हो जाए तो
सीनियर को इस तरह सख्ती नहीं करनी चाहिए। रेजल की अपनी मंतक थी। डॉक्टर इमरान हंस पड़े। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं है। वो बहुत हंसमुख था। ये बात शायद तुम भी जानती होगी। फिर एक रोज़ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर इमरान को डॉक्टर जावियान के चेहरे पर छाई संजीदगी माजी में ले गई। ईज़ल को तजस्सुस हुआ। सर, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम और आपको मालूम है? डॉक्टर इमरान ने एक गहरा सांस भरा। आज से 3 साल पहले वो मेरी तरह ही एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था। फिर उसके वालिद साहब बीमार हुए और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि उसके वालिद साहब बच जाएं, लेकिन सर्जरी कामयाब ना हो सकी और वो आज तक अपने वालिद साहब की मौत का ज़िम्मेदार खुद को समझता है। और उसने रफ्ता रफ्ता खुद को एक होल में कैद कर लिया है। वो होल आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ना उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई, ना उसके दोस्त। वो खुद भी ऐसा ना कर सका। वो आज भी इसी तरह यही सोचता है कि शायद उस वक़्त वो किसी माहिर सर्जन से राब्ता कर लेता और अपने जौहर ना दिखाता, तो उसके वालिद साहब बच जाते। लेकिन किस्मत के होने को कौन रोक सकता है? उसके वालिद साहब की मौत उसी के हाथों लिखी थी और वो ये हकीकत आज तक कबूल नहीं कर सका। यहाँ तक कि ये बात किसी को भी नहीं मालूम कि सर्जरी उसने खुद की थी। उसने अपने घर में भी यही बताया हुआ है कि सर्जरी किसी और डॉक्टर ने की थी। वो किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं समझता खुद को। उसे एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसका ये खौल तोड़ दे और उसके अंदर का नर्म इंसान बाहर ले आए। इज़ल ने गौर से डॉक्टर इमरान की बात सुनी। उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो, अब अगर मूड बेहतर हो गया हो तो एक गिलास पानी पीकर मेरे साथ राउंड पर आ जाओ। फाइल ले लेना, हिस्ट्री भी साथ साथ देते जाएंगे। उन्होंने उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। थका देने वाले दिन के बाद वो घर आई तो वो मेज़ पर बैठा डिनर कर रहा था। रिफ़त बीबी अपने पोर्शन में जाने से पहले उसने मुलाजिमा को आवाज़ लगाई। ये प्लेट लाइए, मुझे दीजिए। उसने प्लेट में खाने को इस तरह सजाया कि सॉरी बाकायदा तौर पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था। ये उनके पास ले जाइए। वो वहीं होकर खड़ी देखने लगी। रिफ़ा ने जावियान के आगे प्लेट रखी तो वो हैरानी से अबरू इकट्ठे करके उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र ईज़ल पर पड़ी। उसने चम्मच उठाकर सारा सोरी मिक्सअप कर दिया और उसे खाने लगा। मोबाइल निकाल कर मैसेज टाइप किया। अगर आप ये समझती हैं कि ये सब कुछ करने से आपकी कल की ड्यूटी शॉर्ट कर दी जाएगी तो आप गलती पर हैं। एजल ने मोबाइल में आने वाला मैसेज पढ़ा तो उसके माथे पर बल पड़े। क्या है यार, अब बंदा दिल से सॉरी भी कर रहा है, तब भी सामने वही सर्द मेहरी दिखा रहे हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा और सर झटकते हुए अपने कमरे में आकर आराम करने की गर्ज से लेट गई। अगले दिन जावियान ने अपने सारे काम निपटाने के बाद अपने ऑफिस में ग्राउंड लगाया तो उसे पास ही एक प्यारा सा कार्ड नजर आया जो उसके पेन होल्डर पर लटक रहा था। कार्ड पर इमोजी की शक्ल में जावियान का सुर्ख चेहरा बनाया गया था और एजल का रोता हुआ इमोजी था जो शर्मिंदा जाहिर किया गया था। ये मैं थी, ये आप थे, ये मीटिंग रूम था और ये शर्मिंदा मेरा चेहरा है। अब दिल से माफ़ कर दें और हंस ले सर। फ़कत आपकी गैर संजीदा जूनियर जो कि बहुत शर्मिंदा भी हैं। जावियान पहली बार दिल से मुस्कुराया। इससे पहले कि वो कार्ड फाड़ कर फेंक देता, उसने वो कार्ड निकाल कर हिफाजत से अपने दराज में रख दिया। माफ़ी कबूल की आपकी, लेकिन ड्यूटी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी मिस एज़ल। उसने गायबाना तौर पर उसे मुखातिब करते हुए कहा और ऑफिस बंद करते हुए बाहर निकल गया। इमरजेंसी वार्ड में वो नींद से बेहाल होती आंखें खोलकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने पर मजबूर थी कि ये डॉक्टर जावियान का हुक्म था। उसने बमुश्किल अपनी आंखों को खोला और सामने नज़र दौड़ाई तो एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर हेजल, एक केस आया है। मरीजा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो फ़ौरन से उठी और बेड की तरफ बढ़ी। उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, नब्ज़ देखी और पेन किलर की इंजेक्शन लगाई। आपको इससे पहले कभी सर दर्द की शिकायत हुई है? मरीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। बेटा, हल्का फुल्का टेंशन की वजह से हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको कल ओपीडी में आने का कहूँगी ताकि आप मुकम्मल चेकअप करवा सकें। ये कहकर उसने हिस्ट्री में सारा केस नोट किया और वापस पलट गई। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा राउंड लगाया तो वो मरीज़ा अभी तक वहीं थी। आप घर नहीं गई? वो हैरान हो गई क्योंकि मरीज़ा ने खुद कहा था कि वो अच्छा महसूस कर रही हैं।
नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर ने कहा है कि आपको वार्ड में शिफ्ट होना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत से टेस्ट लिख दिए हैं। ये सुनकर एज़ल को एक झटका सा लगा। उसने फ़ौरन से नर्स को बुलाया। इस मरीज़ा को मैंने चेक कर लिया था, फिर आपने किससे दोबारा चेक करवाया है? उसने तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए पूछा तो नर्स ने एक दूसरे जूनियर डॉक्टर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर सलमान ने उन्हें चेक किया है और डॉक्टर शहरयार को रेफ़र कर दिया है। साथ ही बहुत से टेस्ट भी लिख दिए हैं। उसने जब टेस्ट की पर्ची देखी तो हैरान रह गई कि वहाँ रेनल प्रोफाइल के अलावा जिगर के सारे टेस्ट और ब्लड टेस्ट लिखे हुए थे। ये तो बहुत ज़्यादा ओवर टेस्टिंग नहीं है? डॉक्टर शहरयार से इजाज़त लिए बगैर ये जूनियर डॉक्टर इतने टेस्ट कैसे लिख के दे सकते हैं? वो सोच कर रह गई। ठीक है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप यहाँ ठहर जाएँ। कल डॉक्टर शहरयार को चेक करवाकर घर चली जाइएगा। उसने मुस्कुराकर उस खातून का चेहरा थपथपाया, लेकिन एक बात उसके ज़हन में बार-बार गर्दिश करने लगी। एक जूनियर डॉक्टर इतनी ओवर टेस्टिंग क्यों कर रहा है? मुझे कल डॉक्टर शहरयार से बात करनी पड़ेगी। मनीषा को तो सिर्फ मामूली सर दर्द था। वो वहीं बैठकर सोचने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि आज पहली बार उसने इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहिरा किया है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर ज़ावियान। उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा और अपनी वही कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। ज़ावियान बेटा, अकेले आए हो? एज़ल नहीं आई तुम्हारे साथ? वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जैसे ही घर पहुंचा तो चची जान ने उससे पूछा। उसने मुस्कुरा कर चची जान को देखा। चची जान, आज आपकी बेटी की डबल ड्यूटी है। अम्मी, एक कप चाय मिल सकती है? उसने अपनी कनपट्टी मस ली। चची जान तो फिर दोबारा किसी काम से उठकर चली गई। उसकी वालदा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अपने साथ ले आया करो बेटा उसे। जावियान ने आंखें हैरत से फैलाई। अम्मी, हम डॉक्टर हैं, हमारी ड्यूटी में फ़र्क होता है। मैं वैसे भी सीनियर हूँ, मेरा काम कभी जल्दी कभी देर से ख़त्म होता है। उसका तुम छल्ला अपने साथ नहीं लगा सकता। वो एकदम से छल बुनकर बोला तो नाइला बेगम हैरान रह गईं। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? उन्होंने उसे घूरका तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अम्मी प्लीज़, अब मैं एज़ल की शान में कसीदे नहीं सुन सकता। नाइला बेगम मुस्कुराई। तुम्हें सुनना होगा। वो एकदम से सीधा हुआ। अजीब ज़बरदस्ती है। उसने अपना सर झटका। ज़बरदस्ती नहीं है, रिश्ता बनने जा रहा है। जावियान ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। रिश्ता? किसका रिश्ता? अब उसे इस बात में दिलचस्पी पैदा हुई। तुम्हारा और एज़ल का। वो एक झटके से खड़ा हो गया। अम्मी प्लीज़, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। वो इस कदर गैर ज़िम्मेदार, इमेच्योर और बचकाना हरकतें करती है कि अगर हमारी शादी हो भी जाएगी तो ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। मैं उसे कज़न के रूप में और अपनी एक जूनियर डॉक्टर के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उसे मेरी बीवी बनाने पर तुली हुई हैं। क्या यार? चाय कमरे में भिजवा दीजिएगा। आइंदा मैं इस टॉपिक पर आपसे बात नहीं करना चाहता। वो हाथ दरजा गुस्से होकर वहाँ से वापस लौट गया। उसके कदमों की भारी चाप उन्हें देर तक सुनाई दी। नाइला बेगम का दिल एकदम से जैसे बुझ सा गया। आज ही तो वो भाभी यानी एज़ल की वालदा से उन दोनों के रिश्ते पर गुफ्तगू कर रही थीं और अब इस तरह उनके बेटे का साफ हरी झंडी दिखाना, वो उलझ कर रह गईं। अगली सुबह 9 बजे तक ड्यूटी खत्म होने के बावजूद वह वहाँ ठहरी रही और डॉक्टर शहरयार का इंतज़ार करने लगी। अपनी फाइल उठाई और सीधी ओपीडी में पहुंची। डॉक्टर शहरयार अपनी टेबल पर बैठे केस शीट्स देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर एज़ल। डॉक्टर शहरयार ने सहत लहजे में कहा। एज़ल ने बमुश्किल थूक निगली। सर, कल रात की वो मरीज़ा जिसे सर दर्द की शिकायत थी, आपने उसके गुर्दे और लीवर के सारे टेस्ट लिख दिए थे। हाँ, तो कोई मसला है? सर, मरीज़ा की हिस्ट्री में ऐसी कोई अलामत नहीं थी जो गुर्दे के टेस्ट की डिमांड करती। बस जानना चाहती थी कि इतने टेस्ट क्यों? डॉक्टर एज़ल, आपको अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। सीनियर्स के फैसलों पर सवाल उठाना आपका काम नहीं। उनके लहजे में दुरुस्तगी थी। एज़ल थोड़ी झिझकी। सॉरी सर, पर मैं भी डॉक्टर हूँ। मुझे भी हक है समझने का कि मरीज पर इतना खर्च क्यों करवाया जा रहा है। मेरे सीखने के लिए सर। डॉक्टर शहरयार ने एक गहरी सांस भरी। मैंने यहाँ किसी को वजाहतें देने का ठेका नहीं ले रखा है। ये मेरा फैसला है और ये मेरा केस है। आप बार बार इस मामले में दखल मत दें। सर, मैं सिर्फ मिर्ज़ा के लिए। गेट आउट।
شہریار نے سخت لہجے میں کہا اور فائل میز پر پٹکی۔ آپ جا سکتی ہیں۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ ایزل کا دل بھر آیا لیکن کچھ کہہ نہ سکیں۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے زاویان کی بھاری آواز گونجی۔ آپ میرے آفس آئیے۔ چلو جی، صبح صبح ناشتے میں ان کی بھی ڈانٹ ملے گی۔ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ وہ دل ہی دل میں اداس ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچی جب زاویان نے نرمی سے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ کل کی ڈیوٹی تم نے ٹھیک کی اور آج تم نے سینئر ڈاکٹر شہریار سے سوال کیا۔ یہ بری بات نہیں، لیکن ہر سینئر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھار وہ زیادہ ٹیسٹ اس لیے لکھتے ہیں کہ کسی بڑی بیماری کو رول آؤٹ کریں۔ تمہیں ان سے پوچھنے کے بجائے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ سر، میں بس چاہتی تھی کہ مریضہ پر فضول خرچ نہ ہو۔ زاویان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی جذبہ تمہیں اچھا ڈاکٹر بنائے گا، لیکن غصہ اور بحث کم کرو اور سوال صحیح وقت اور صحیح جگہ پر پوچھو۔ ایزل نے چونک کر دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زاویان نے نرمی سے بات کی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی خوشی اتر گئی۔ جی سر، وہ آہستہ سے بولی۔ زاویان نے فائل واپس دی۔ اب جاؤ، گھر جا کر آرام کرو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے یہی بستر ڈال کر سو جاؤ گی۔ اوکے سر۔ ایزل باہر نکلی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں مسٹر کھڑوس۔ پہلی بار اسے زاویان برا نہیں لگا تھا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو بارش برس رہی تھی۔ کتنا رومانٹک موسم ہے اور چھٹی بھی نہیں مل سکتی۔ اف، زندگی کہاں لے کر آئی ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ اسپتال وہ رکشے میں پہنچی۔ پورا راستہ بارش میں بھی کپڑے بھیگتے رہے کہ رکشے نے پانی کھڑے ہونے کے سبب اسے ہسپتال سے کافی دور اتارا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھ گئے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال کی راہداری میں مڑی تو ٹائل پر موجود پانی کو نہ دیکھ سکی اور اس زوردار انداز میں بھی گری کہ اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنی کوہنی دیکھی تو وہ کوہنی بری طرح چھل گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود واچ پر بار بار پیغام آنے لگا کہ ڈاکٹر شہریار اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جا رہی ہوں بابا، یہ کہہ کر اس نے ڈاکٹرس روم کی طرف قدم بڑھائے جہاں ڈاکٹر عمران جانے کی تیاری میں تھے۔ آر یو اوکے مس ایزل؟ اس نے فوراً سے اپنی کونی سیدھی کر لی۔ جی سر۔ ڈاکٹر عمران اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گئے۔ اس نے وہیں فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور اپنا زخم صاف کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہڈی میں کافی درد ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ میں پہنی گئی واچ چلا چلا کر اسے پیغام پہنچانے لگی۔ جلدی جلدی بینڈیج کرنے کے چکر میں اس نے اپنا زخم اور زیادہ چھیل لیا تھا۔ ڈاکٹر ایزل، ڈاکٹر ایزل کہاں ہیں آپ؟ ڈاکٹر زاویان تیزی سے اس کی طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ڈانٹتے انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ایزل نے اپنے لب کاٹے۔ میں پھسل گئی تھی، کوہنی پر ہلکی سی خراش ہے۔ بینڈیج کر کے جا رہی ہوں ڈاکٹر شہریار کے پاس۔ لائیں، دکھائیں مجھے۔ زاویان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ اور اس کا ہاتھ لے کر معائنہ کرنے لگا۔ سر، میں کر لوں گی، میں خود بھی تو ڈاکٹر ہوں نا، اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ ریلیکس رہیں، پرسکون ہو جائیں۔ میں ہوں نا، میں کر لوں گا۔ آپ جب تک بینڈیج کریں گی تب تک ڈاکٹر شہریار خود چل کر یہاں آ جائیں گے۔ زاویان نے نرم سے لہجے میں کہا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ ایزل کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس نے اس کی اچھی طرح بینڈیج کی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے کونی کو ہلا کر پوچھا۔ ہو سکے تو ایکس رے کروا لیجیے گا، دان پانسی تو ہیں آپ۔ ایک ذرا سی ٹھوکر لگی اور ہڈی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سر، اب ایسے تو نہ کہیں۔ ایزل تڑپ اٹھی۔ زاویان مسکرایا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلتے دیکھ کر ایزل کا دل زور سے دھڑکا۔ اب میں جاؤں سر؟ زاویان نے ابھی تک اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یس شیور، آپ جائیے، اور ہاں سنبھل کر، آہستہ سے کوشش کیجیے کہ ہیل سے چھٹکارا حاصل کیجیے، ورنہ آج ایک خراش یہاں ہوئی ہے کل دوسری کوہنی پر ہو جائے گی۔ زاویان نے اپنے لب دانتوں تلے دبا کر اسے مشورہ دیا تو ایزل نے آنکھیں سہ کر اسے دیکھا۔ کہنے کے لیے لب وا کیے لیکن پھر اپنے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
उसने एक नज़र बैंडेज पर डाली थी। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। उसने खुद से खुद कलामी की और पीछे मुड़कर जावियान की तरफ देखा, जब अब किसी और डॉक्टर से गुफ्तगू में मगन था। वो डॉक्टर शहरयार के कमरे में पहुंची तो उन्होंने रिपोर्ट्स उसके आगे इस तरह फेंकी कि एजल को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। देखिए मिस जूनियर, डॉक्टर एजल, जूनियर पर उन्होंने कदर जोर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि सीनियर डॉक्टर बिला वजह कोई टेस्ट नहीं करवाता। ये रिपोर्ट देख लीजिए। उनके दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे और हमें ट्रांसप्लांट करना होगा। जी सर, एजल ने अपना सर झुका दिया। डॉक्टर शहरयार और भी बहुत कुछ कहते रहे। इसी दौरान एक और मरीज के भी बहुत से टेस्ट उसी जूनियर डॉक्टर सलमान ने आकर उनके आगे रखे, तो उन्होंने एजल को बाहर जाने का कहा। वो बेपनाह उलझ कर रह गई। पता नहीं ये ठीक है या गलत, लेकिन मुझे अभी भी उस मरीज़ा को देख कर कहीं से नहीं लगता कि वो गुर्दों की मरीज़ हैं। खुद चलकर आई थी, खुद चलकर जा रही थी। सारी हिस्ट्री मैंने ली थी। ऐसी कोई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। जब ब्रेक के दौरान डॉक्टर्स रूम में आई तो वहाँ डॉक्टर इमरान नताशा के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। ए लड़की, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नताशा ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। वो अपने सर को मसलने लगी। तुम्हें पता है, आज सर जावियान की बर्थडे है। उसके कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, नहीं, मुझे मालूम नहीं था। डॉक्टर इमरान ने मुस्कुराते हुए नताशा को इशारा किया। कज़न इनके हैं और बर्थडे हमें मालूम है। अजीब इत्तेफाक है ना? मुझे सच में नहीं मालूम था। एज़ल को बुरा लगा। वैसे क्या ख्याल है, सर को सरप्राइज़ ना दें? हाँ, अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, पेट वॉर्स में चलते हैं, वहाँ बच्चे भी खुश हो जाएंगे और सर को तो वैसे भी बच्चों का इलाज करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? एज़ल ने सर उठाकर नताशा की बात सुनी और फ़ौरन से केक ऑर्डर किया। पेज स्वाट को थोड़ा बहुत सजा लिया। नताशा ने उसी वक्त डॉक्टर जावियान को कॉल मिलाई। सर, पेज स्वाट में इमरजेंसी है, प्लीज़ जल्दी आइए। ये सुनना था कि वो जो लंच करने के लिए अभी मेज़ पर बैठा ही था, फ़ौरन से अपना लंच वहीं छोड़कर दौड़ते हुए कमरे में आया, लेकिन वहाँ आकर ठठक कर रुक गया। कमरे को गुब्बारों, रिबन्स और खूबसूरत फूलों से जल्दी जल्दी सजाया गया था। वो सीने पर बाजू लपेट कर मुस्कुरा कर रह गया। नताशा, दैट इज़ नॉट अ गुड जॉब। उन्होंने नरमी से नताशा को इस हरकत से मना किया तो नताशा ने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी सर, पर हम ये तीनों का आइडिया था। जावियान ने सर उठाकर एजल को देखा जो उलझी हुई सी थी, लेकिन उसे देखकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। जावियान ने हंसते हुए डॉक्टर इमरान को गले से लगाया। मुझे पता था कि यह सब तुम्हारा ही आइडिया होगा। इमरान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो एजल ने अरेंज किया। मैंने तो सिर्फ उसे बर्थडे डेट बताई थी। अच्छा, साविया ने एक लम्हे के लिए हैरान हो गया। सेलिब्रेशन करने के बाद उसने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई थी। डॉक्टर एजल, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप एक काम करें, मेरे साथ ही निकल जाएं। डॉक्टर जावियान की बात सुनकर वो ठहर सी गई। पर सर, मेरी ड्यूटी बाकी है। एजल, तुम्हारी ड्यूटी मैं संभाल लूँगी। वैसे भी सिर्फ आधा घंटा है तो है। नाश्ताशा ने उसे आंख मार कर कहा तो एजल ने उसे घूरा। अब जाओ भी। वो दौड़ते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद रुक सी गई। ओ नो, जावियान बड़बड़ाया। गाड़ी खराब हो गई? एज़ल ने परेशानी से पूछा। जावियान ने गहरी सांस ली और बाहर निकलकर बोंट खोला। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी। गाड़ी नहीं चलेगी। वापस आकर गाड़ी का शीशा बजाया। भीगे हुए बाल पेशानी पर चिपक गए थे। तो अब? एज़ल ने हैरत से पूछा। अब पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा फासला नहीं है। एज़ल ने कदम बाहर रखे ही थे कि कीचड़ में पाँव धंस गया। हाय मेरी चप्पल! वो चीखी। उसकी चप्पल टूट गई थी। जावियान ने उसे देखा और हंसी रोकने की कोशिश की। अब मैं कैसे जाऊं? वो रुहानसी हो गई। रास्ते में कोई एक भी ऑटो वाला नहीं था। ये ले लो। जावियान ने चंद लम्हे उसे देखा और अपनी चप्पल उसके सामने रख दी। नहीं सर, ये अजीब लगेगा। वो झिझकी। अजीब ये लग रहा है कि तुम एक पाँव में चप्पल और दूसरे में नंगे पाँव हो। ले लो और चलो इज़ल। एज़ल ने मजबूरन चप्पल पहन ली। ये तो बहुत बड़ी है, मैं गिर जाऊंगी। गिर जाओगी तो उठा लूंगा, बल्कि गिरने ही नहीं दूंगा। जावियान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एज़ल ने नजरें झुका ली और पहली बार उसके दिल में
जावियान के लिए अजीब सा एहसास जागा। एजल नाइट ड्यूटी खत्म करके कॉरिडोर से निकल रही थी जब दूर से जावियान आता दिखाई दिया। वो तेजी से उनके करीब गई। सर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जावियान ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। प्लीज़, ये इम्पोर्टेंट है। एज़ल के लहजे में घबराहट थी। जावियान ने रुक कर संजीदगी से उसे देखा। उसने ढके चुपे लफ्ज़ों में शहरयार के खिलाफ चंद बातें की जो हकीकत पर मबनी थीं। वो उछल पड़ा। एज़ल, तुम्हें पता है ना ऐसे इल्ज़ामात कितने संगीन हो सकते हैं। सर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बस कह रही हूँ कि कुछ तो गलत है। ये पहली मरीज़ा नहीं, मैंने 2 और केसेस में भी ये नोट किया है। डॉक्टर शहरयार सीनियर हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इज़ल का दिल ज़ोर से धड़का। ठीक है, अब वो उसे क्या बताती कि जो कुछ कल रात उसके साथ हुआ, उसने उसकी जान निकाल दी थी। वो आज अस्पताल नहीं गई थी, वो लाउंज में बैठी थी जब उसकी वालदा उसके पास आई। बेटा, डॉक्टर इमरान के घर से तुम्हारा रिश्ता आया है। हैं? वो चौंकी। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता है। और वैसे भी जावियान ने तुम्हारे लिए इनकार कर दिया था। अब देर कैसी। ठीक है अम्मी, उसने बुझे बुझे लहजे में कहा। और यूं ईज़ल और डॉक्टर इमरान का रिश्ता पक्का हो गया। अगले दिन अस्पताल में ब्रेक टाइम पर वो जावियान के कमरे में आई। हाथ में मिठाई का डब्बा था। सर, एक खुशखबरी है। डॉक्टर इमरान भी वहीं थे। क्या? जावियान ने नासमझी से उससे पूछा। मेरा रिश्ता डॉक्टर इमरान से तय हो गया। आपको मुबारकबाद देनी थी। वो जो मिठाई के डब्बे से मिठाई उठा रहा था, एक लम्हे के लिए उसके हाथ साकित हुए। मुबारक हो। उसका लहजा बेपनाह खुश्क और रूठा हुआ सा था। थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी। जावियान ने मिठाई लिए बगैर फाइल दोबारा उठा ली और कमरे से निकल गया। इससे क्या हुआ? डॉक्टर इमरान ने मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा। पता नहीं। एज़ल ने कंधे उचकाए। सच तो ये था कि उसका खुद का दिल बहुत उदास था, न जाने क्यों। आज डॉक्टर इमरान के साथ उसकी मंगनी की रस्म थी। वो करीब ही पार्लर से तैयार हुई थी। लाइट पर्पल मैक्सी में उसका हुस्न निखर कर सामने आया था। ड्राइवर उसे लेने आया था। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से चलाई और फिर एकदम से पीछे मुड़कर उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। वो चिल्लाती रह गई। ईजल का जहन गहरे अंधेरे में झुक गया। आंख खुली तो उसने खुद को एक गोदाम जहां उसका घुटन से बुरा हाल था। उसके दोनों हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। वो पर्पल कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? उसका जहन जैसे ही गहरी नींद से जागा तो सामने मौजूद शख्सियत को देखकर वो अपनी जगह जम गई। डॉक्टर शहरयार छोटे छोटे कदम उठाते हुए खूनख्वार निगाहों से उसे देखकर उसके बिल्कुल करीब आ गए और उसके बालों को अपनी मट्ठी में जकड़कर जोर से झटका दिया कि एजल के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शिकायत सावियान से करोगी और मुझे पकड़ लोगी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे आर्गन ट्रैफिकिंग के धंधे को बेनकाब कर लोगी? ये तुम्हारी भूल है। मैं आज ही तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगा और फिर तुम्हारी लाश को एक एक्सीडेंट के जरिए तिपी मौत करार देकर इस किस्से को ही ख़त्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे रास्ते में मत आओ। उस मरीज़ा के पीछे तुम लग गई और भी बहुत से लोगों की सारी फाइल्स तुमने अपनी आंखों से देख ली कि मैं सबके टेस्ट करवा कर उनके गुर्दे फेल करवा कर ऑपरेशन के ज़रिए उनकी सही सलामत चीज़ें निकाल देता था बगैर किसी मुदाखलत के। ये सब तुम्हें पता चल गया था ना? उसने 2 थप्पड़ रख कर एज़र के मुंह पर मारे तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो चीख पड़ी। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। जावियान, कहाँ हैं आप? उसने चीख कर नाम पुकारा तो शहरयार बेसाख्ता हंस पड़ा। वो तुम्हारा जावियान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ पर हो। गॉड उसका काम तमाम करो। एजल की चीख बुलंद हुई थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। एजल ने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। जावियान, जावियान आप आ गए। मुझे यकीन था कि आप आ जाएंगे। वो रो पड़ी थी, उसकी हिचकियाँ बंध गईं। डॉक्टर शहरयार एकदम से बुखलाहट का शिकार हो गए। पुलिस ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जावियान ने फौरन सेजल की रस्सी को काटा। वो रोते हुए बिलक बिलक कर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच कर रो पड़ी। अगर आज आप ना आते तो शायद।
उसने अपना जुमला भी मुकम्मल ना किया कि जब ज़ावियान ने उसके मुँह पर अपना हाथ रख दिया। तुम ठीक हो ना? उसने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पूछा, तो एज़ल ने रोते हुए सर हाँ में हिलाया। मैं ठीक हूँ। ज़ावियान ने उसके आँसुओं को पोंछा और उसे अपने हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। वो उसका बाजू थाम कर छोटे-छोटे कदम उठाते हुए गाड़ी में जा बैठी। तुम्हारे कहने पर मैंने पूरी तहकीकात कर ली थी। वो आहिस्तगी से कहते हुए उसके हाथ में पानी का गिलास थमा गया। तुम ठीक कह रही थी। तुम्हारा शक दुरुस्त निकला था। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर इतनी घटिया हरकत पर उतर आएगा। तुम्हारी मंगनी का सुनकर मैं छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था, जब अम्मी ने आकर बताया कि तुम अभी तक नहीं आए हो, और तब मेरी छठी हिस्स ने मुझे इत्तला देनी शुरू कर दी कि शायद डॉक्टर शहरयार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें नोटिस भेजा था। एज़ल ने सिसकते हुए ज़ावियान को देखा। ज़ावियान ने अपनी बात मुकम्मल करके रुख फेर लिया और गाड़ी तेज़ी से दौड़ाते हुए घर की तरफ ले गया, जहाँ घर वाले उसके मुंतज़िर थे। अम्मी, एज़ल ने अपनी माँ को परेशान देखा तो रोते हुए उनके सीने से लग गई। इमरान भी उसे देखकर हैरान हो गया था। ज़ावियान, ये सब क्या है? सब ठीक तो है ना? ज़ावियान ने गहरा सांस भर के उसका कंधा थपथपाया। सब ठीक है। डॉक्टर शहरयार पकड़े जा चुके हैं। वो हमारे अस्पताल के नामवर डॉक्टर थे, लेकिन पैसों की लालच ने उन्हें आर्गन ट्रैफिकिंग जैसे गुनाह में मुब्तला कर रखा था। खैर, अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जेल की सलाहों के पीछे बंद हो चुके हैं। और एज़ल को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, पर अब सब कुछ ठीक है। मंगनी की रस्म शुरू की जाए। एज़ल ने तड़प कर ज़ावियान की तरफ देखा, जो ये कहकर कमरे की तरफ जा रहा था, जब इमरान का हाथ थाम कर उसे रोका था। डॉक्टर ज़ावियान, मुझे आपसे कुछ कहना है। तमाम लोग हैरानी से उसे देखने लगे। इमरान ने मुस्कुरा कर नताशा की तरफ देखा था, जो फिक्रमंदी से एज़ल को अपने कंधे से लगाए हुए थी। जाओ अपनी खुशी तलाश कर लो। तुम्हारी आंखों में मौजूद मोहब्बत दम तोड़ रही है, तो उसे फिर से ज़िंदगी बख्श दो। इमरान ने अपनी अंगूठी उसके हाथ पर रखी तो ज़ावियान ने ठठक कर उसे देखा था, और फिर उसकी निगाहें एज़ल की तरफ उठी थीं। एज़ल की निगाहें झुक सी गईं। वो छोटे-छोटे कदम उठाता हुआ आगे आया, एज़ल का हाथ थामा और उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी पहना दी। हाल थालियों से गूंज उठा था। एज़ल ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए थे। वो उसे लेकर छत पर आ गया था। इमरान ने उसके दिल में मोहब्बत जगाने के लिए ये कदम उठाया था, और इस वक्त वो अपनी होने वाली दुल्हन के सामने अपने दिल को खोल कर रख चुका था। जब तुम्हें पहली ही बार रस्सियों में जकड़े हुए देखा, तो ऐसा लगा कि अब कभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। जावियान ने उसका हाथ थामा और उसके हाथों पर नामहसूस तरीके से उंगलियां फेरते हुए कहा, तो ईसल उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। और आपको जब मैंने वहां देखा तो मुझे लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा? जावियान मुस्कुराया था, और ये मुस्कुराहट भरपूर थी। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ईज़ल ने शर्माते हुए उसके कंधे पर सर रखा था। मुझे भी सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। वादा करती हूँ, अब बच्चों जैसी हरकतें नहीं करूँगी। उसकी आंखों में खुशी और मोहब्बत के जज्बात मिले जुले से मौजूद थे। बारिश कतरा कतरा बरस कर उन दोनों को भिगो रही थी, और वो दोनों अपने दिल का हाल एक दूसरे के सामने रख कर खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में महफूज करके एक दूसरे से मोहब्बत का गहरा इजहार कर रहे थे। वो मोहब्बत जो कहीं खो चुकी थी, और अब एक बार फिर से चाह कर उन दोनों को अपनी गहरी आगोश में ले चुकी थी। गलती कोताही के लिए माजरत। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।